दिल्ली वक्फ बोर्ड ने केंद्र सरकार के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 संपत्तियों से दिल्ली वक्फ बोर्ड का अधिकार अब खत्म हो गया है। दरअसल हुआ यह कि 8 फरवरी को केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय के तहत आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें यह कहा गया कि 123 संपत्तियों के बारे में जो 2 सदस्यीय समिति जांच कर रही थी, सुनवाई कर रही थी, सबके पक्ष जान रही थी, उसकी तरफ से 2 बार दिल्ली वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिखी गई पक्ष जानने के लिए, आपत्ति जानने के लिए, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपनी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, कोई पक्ष नहीं रखा। इसलिए अब यह तय किया गया है कि इन 123 संपत्तियों के बारे में या 123 संपत्ति के मामले से दिल्ली वक्फ बोर्ड को मुक्त कर दिया जाए, यानी कि अब इन 23 संपत्तियों के बारे में दिल्ली वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं रह गया है। अब पहले इन संपत्तियों के बारे में जान लीजिए, फिर इसके बाद पूरा मामला बताऊंगा है क्या। सबसे पहले देखिए, दिल्ली के बेहद पोश इलाके जोरबाग में ये करबला की 10 एकड़ की जमीन है। इसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की बेगम कुदसिया बेगम का मकबरा है। बहुत से ताजिए यहीं पर दफन होते हैं और बहुत सी कब्रें भी यहां पर है। इसके बाद देखिए, बहुत ही वीवीआईपी इलाका है जनपद का। यहां पर वेस्टर्न कोर्ट है। वेस्टर्न कोर्ट के साथ ही बिल्कुल मेन रोड पर यह मस्जिद देखिए। दिल्ली के उद्योग भवन के पास में ये बिल्कुल गोल चक्कर पर ये सुनहरी बाग मस्जिद देखिए। ऐतिहासिक रामलीला मैदान के साथ में तुर्कमान गेट पर यह मस्जिद देखिए। तो इस तरह की छोटी बड़ी कई सारी 123 कुल ये संपत्तियां हैं जो हजारों करोड़ रुपए की हैं और दिल्ली में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर हैं। और ये जो 123 संपत्तियां हैं, इनमें ज़्यादातर मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह हैं। तो सारा का सारा मामला इन्हीं प्राइम लोकेशन की बेशकीमती ज़मीन को लेकर है। और अब समझिए कि ये पूरा मामला है क्या। बहुत सी जगह कहा जा रहा है कि ये मामला 2014 से शुरू हुआ, पर सच ये है कि 2014 नहीं, ये तो 1914 से ही पहले का मामला है। ये 100 साल से ज्यादा पुराना विवाद है जो अब फिर से नए रूप में सामने आ गया है। दरअसल हुआ ये कि जब हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, ये बात उस समय की है, साल 1911 से आप मान के चलिए, जब अंग्रेजों ने फैसला किया कि राजधानी कलकत्ता की बजाय दिल्ली बनाएंगे। तो दिल्ली में बड़े स्तर पर जो है, क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी, तो अंग्रेजों की सरकार ने बड़े स्तर पर जमीन खरीदी, एक्विजिशन किए। तो उस समय से ही यह विवाद शुरू हुआ कि बहुत सी जगहों पर जो कब्रिस्तान थे, जो मस्जिद थी, जो दरगाह थी, वहां पर एक्विजिशन जो है वो नहीं हो पाया। बहुत से लोगों ने कहा कि हम जो है अपनी जमीन नहीं देंगे, या बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो दरगाह की जमीन है, बहुत से लोगों ने कहा ये तो मस्जिद की जमीन है, बहुत से लोगों ने कहा ये तो कब्रिस्तान की जमीन है, ये कैसे सरकार एक्वायर कर सकती है। तो इसको लेकर जो है विवाद चला और कुछ जगहों पर एक्विजिशन हो गया, यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी उसने जमीन ले ली और काम भी आगे बढ़ गया। कुछ जगहों पर या बहुत जगहों पर ऐसा देखा गया कि एक्विजिशन केवल कागजों में हुआ, लेकिन वहां पर असली जो काम हो रहा था वो या तो मस्जिद वहां पर चल रही थी, या वहां कब्रिस्तान चल रहे थे, या वहां दरगाह चल रही थी। तो ये जो पूरा विवाद है ये तभी से चला आ रहा है जब अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया। और उस समय जो एक्विजिशन हुआ वो एक्विजिशन जो है जमीन पर कई जगह पर लागू नहीं हो पाया। अब उसके बाद जो है ये तभी से मामला चलता रहा। फिर 70 और 80 के दशक में एक बर्नी कमेटी बनाई गई इस मामले को सुलझाने के लिए। तो उसकी तरफ से ये बात निकल के आई कि उसने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके आधार पर फिर ये बात निकल के आई कि कुछ संपत्तियों के बारे में कहा गया कि ये जो है इसमें वक्फ का ही काम हो रहा है और ये जो संपत्तियां हैं ये जो है वक्फ बोर्ड को ही दे दी जाएं, जो जैसा चल रहा है यहां पर ऐसे चलने दिया जाए। और इसके बदले में जो है 1 रुपए प्रति एकड़ प्रति साल के हिसाब से किराया जो है ये
ले लिया जाए। तो यह भी स्वीकार उस समय नहीं हो पाया, क्योंकि यह दलील थी कि जब यह वक्फ है तो वंस अ वक्फ, एक इसमें बात कही जाती है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, यानी कि एक बार जो जमीन वक्फ हो गई वो उसका स्वरूप तो है बदला नहीं जा सकता, उसका किराया कैसे दिया जा सकता, क्योंकि वो तो वक्फ है। वक्फ का मतलब कि किसी ने नेक काम के लिए, किसी मुसलमान ने नेक काम के लिए कोई जमीन दी है और उस पर जो है इस तरह के काम जैसे होते हैं कि मस्जिद है, कब्रिस्तान है, जो जरूरी काम है, नेक काम जो कहे जाते हैं इंसानियत के लिए, तो उसको वक्फ कहा जाता है। तो ये विवाद तभी से चलता रहा और वो जो बर्नी कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो उसने लगभग सिफारिश की थी, और 70 और 80 के दशक में जो ये सिफारिश हुई थी, करीब 1984 के आसपास की बात है, 2014 में, मार्च 2014 में तत्कालीन सरकार ने एक नोटिफिकेशन करके ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टी हैं, 123 ये प्रॉपर्टी हैं, ये जो हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी जाएं। और इसमें दो शर्तें रखी थी कि एक तो दिल्ली वक्फ बोर्ड सभी तरह के जो क्लेम्स हैं कोर्ट में वो वापस ले लेगा और किसी तरह के कोई किराए का जो है वो क्लेम नहीं करेगा। लेकिन मामला जो है तब भी नहीं सुलझा, क्योंकि 1984 में जब इस तरह की रिपोर्ट आई थी और इस तरह की के आदेश चल रहे थे कि जमीन जो है ये वक्फ बोर्ड को वक्फ के काम के लिए दे दी जाए और ₹1 प्रति एकड़ प्रति साल का जो है किराया ले लिया जाए, तब विश्व हिंदू परिषद जो है कोर्ट चली गई थी। उसके बाद 2014 में जब ये नोटिफिकेशन आया केंद्र सरकार की तरफ से, तो फिर जो है जो विश्व हिंदू परिषद है वो कोर्ट चली गई। तो बहुत सालों से मामला चलता रहा। इसके बाद केंद्र सरकार ने, और क्योंकि मामला कोर्ट में भी था, तो उसके बाद में एक जो है एक सदस्यीय कमेटी बनी। उसकी रिपोर्ट के बारे में सरकार ने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी नहीं है। वक्फ बोर्ड का कहना था कि यह रिपोर्ट हमको दिखाई नहीं गई। उनका यह भी क्लेम था कि यह हमारे पक्ष में ही आ रही थी। फिर एक 2 सदस्यीय समिति इस मामले को लेकर बनाई गई दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पर। तो उसमें जो है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसको अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड का यह कहना है कि हमने इस 2 सदस्यीय कमेटी को ही के गठन को ही दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और मामला वहां पर अभी पेंडिंग है। और जब मामला पेंडिंग है तो फिर इस तरह की कार्रवाई जो है वो क्यों की गई है, तो वो इसको गैर कानूनी बता रहे हैं इस तरह के कार्रवाई को। लेकिन यह भी बात अहम है कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसने वहां पर रिप्रेजेंटेशन 2 सदस्यीय समिति के सामने अपना पक्ष इसलिए नहीं रखा कि उनका कहना था कि ये ठीक नहीं है, हम इसको चुनौती दे रहे हैं। तो चुनौती दी लेकिन वहां पर पक्ष नहीं रखा। और दूसरा, कोर्ट ने जो है किसी तरह का कोई स्टे जो है नहीं लगाया था या किसी तरह की कार्रवाई ना करने की बात जो है कोर्ट ने नहीं कही थी। तो अब जो वक्फ बोर्ड है वो ये कह रहा है कि ये गलत हुआ है, हमने इस फैसले को भी चुनौती दी हुई है कि ये जो फैसला अभी आया और जो पहले जो कमेटी गठित की गई थी 2 सदस्यीय समिति ये थी, इसको जो है हमने पहली चुनौती दी हुई है। अब इसकी अर्ली हियरिंग के लिए हम बात करेंगे। जबकि जो इस मामले में शिया संगठन हैं वो भी दिल्ली वक्फ बोर्ड को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद जो विपक्षी पार्टी है जो शुरू से इस मामले का विरोध कर रही है वो तो निशाना साध ही रही है। वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में पहले दिन से गया हुआ है, सारी प्रोसीडिंग में जा रहा है, ये लोग भी सारी प्रोसीडिंग में जा रहे हैं और ये अब ये कहें कि हमें नहीं मालूम, तो ये झूठा इल्ज़ाम है। जिस तरह से सारी चीज़ों को, जैसे एमसीडी को इन्होंने ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में करने की कोशिश की और तमाम एजेंसीज़ को, अपने तमाम डिपार्टमेंट को अपने कब्ज़े में करने की कोशिश की, सरकार को आज कोई काम नहीं करने दे रहे हैं। तो उसी तरह से ये भी एक है कि ये ज़बरदस्ती इन सारी ज़मीनों को हथियाना चाहते हैं, जो हम नहीं हटाने देंगे। आज हम हाई कोर्ट में गए हैं और वहाँ जाकर के जो इनका ये जो लेटर है, तो इस लेटर को हमने वहाँ चैलेंज किया है। कल या परसों में हियरिंग होगी और उसमें हमें आसानी उसमें मिलेगी। भारत सरकार ने जस्टिस एसपी गर्ग की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। कमेटी ने बार बार दिल्ली वक्फ बोर्ड को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। वक्फ बोर्ड उपस्थित नहीं हुआ, उसने कोई ज्ञापन नहीं दिया, उसने अपने दावे भी नहीं रखे। दावों के समर्थन में प्रमाण की बात ही क्या है। लिहाजा कमेटी ने ये निर्णय दिया कि वक्फ बोर्ड का दावा साबित नहीं हो सका है।
जो मुसलमानों को तबाह करने की ये साजिश है, वो हम साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये औकाफ हम बचा के रहेंगे और इसके लिए चाहे जितनी भी हमें कोई भी कोशिश करना पड़े और कोई भी कुर्बानी देना पड़े, उस कुर्बानी के लिए हम आमादा हैं। ये गवर्नमेंट साफ सुन ले, एलडीए साफ सुन ले, वही एलएनडीओ साफ सुन ले, केजरीवाल साहब साफ सुन ले। अमानतुल्लाह, ये अमानतुल्लाह नहीं है, खयानतुल्लाह है ये। उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे कि यह मामला 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह विवाद 100 सालों से भी ज्यादा से चला आ रहा है, चलता ही जा रहा है, बस अभी ये एक नए रूप में आया है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।